Hello class. Now in this lecture we will see the another numerical on single stage air compressor. Okay. Now we will read a problem statement together. What the problem statement says? It is a desire to compress 17 meter cube of air per minute from 1 bar and 21 degree Celsius. Okay. 70 मीटर क्यूब पर मिनट ये जो हमें दिया है ये हमें स्विफ्ट वॉल्यूम और हम बोल सकते हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट दिया है जो पर मिनट में या पिस्टन कैपेसिटी बोलते हैं फ्री एयर डिलीवर जो होता है कैपेसिटी ऑफ कॉम्प्रेसर जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज की थी हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं बोलेंगे डायरेक्टली यू कैन से फ्री एयर डिलीवर ओके और यू कैन से V1 आल्सो बिकॉज आफ्टर रीडिंग द एंटायर प्रॉब्लम यू कम टू नो कि ये एग्जैक्टली क्या कहा है हमें ओके so as per the problem statement think the 17 meter cube V1 is given okay? Because it is desired what the problem states it is desired to compress 70 meter cube of air per minute okay from 1 bar and 21 degree Celsius to a delivery so ये जो है डिलीवरी प्रेशर और कंप्रेसर का जो इनलेट कंडीशन है प्रेशर एंड टेम्परेचर के टर्म पे दिया है सो इट इज अ फ्री एयर डिलीवरी ओके पर मिनट बोला है तो इट इज अ कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर रेट ऑफ free air delivered is the capacity of compressor who is it is same as a V1 because the last line which is mentioned here the neglect the clearance volume so per minute में swept volume एक मिनट में स्विफ्ट वॉल्यूम का कैपेसिटी कितना है दैट इज 70 मीटर क्यूब पर मिनट ओके सो इतना 70 मीटर क्यूब पर मिनट इतना हम एक मिनट में जो है एयर कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि निगलेक्ट द क्लियरेंस वॉल्यूम बोला है सो वी कैन डायरेक्टली टेक दिस 70 मीटर क्यूब पर मिनट एज अ हमारा V1 ओके दिस इज 70 मीटर क्यूब पर मिनट ओके आफ्टर दैट pressure is P1 is 1 bar 1 बार है ये इस 1 बार को इसी टाइम पे हम पास्कल में कन्वर्ट कर देते हैं 1 into 10⁵ दैट विल बिकम अ पास्कल पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये ध्यान में रखो मैं पास्कल लिख रहा हूँ इट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आफ्टर दैट T1 दिया है हमें कुछ 21 डिग्री सेल्सियस अब ये 21 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसको हमें 273 करना है ओके सो यहाँ भी आप कर सकते हो 273 जब या प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब हम सॉल्व करते हैं जहाँ लगेंगे उस इंस्टेंट पे भी हम कर सकते हैं सो ये हो गया हमारा कितना हो गया दिस इज 4 दिस इज 9 एंड दिस इज 294 केल्विन आफ्टर दैट व्हाट इज द गिवन डिलीवरी प्रेशर इज 7 बार सो ये आपका P2 है P2 इज 7 बार सो इस 7 बार को आप कन्वर्ट कर लो पास्कल में 7 into 10⁵ पास्कल सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज एंड सिंगल एक्टिंग एयर कंप्रेसर दिस टू स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट सिंगल एंड सिंगल एक्टिंग ओके सो सिंगल एक्टिंग बोले तो जो भी वर्क डन होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं रहेगा सिंगल स्टेज है तो फिर हमारा जो कंप्रेसर है वो एक ही सिलेंडर का है एक ही सिलेंडर उसमें ओके कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ कंप्रेसर अभी ये जो कंप्रेसर है उसको ड्राइव करने के लिए हमें क्या पावर चाहिए वो हमें निकालना है एंड एंड हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग द कंप्रेशन टू कूलिंग वाटर इफ द कंप्रेशन इज आइसेंट्रोपिक एंड आइसोथर्मल ओके सो उन्होंने और क्या पूछा है कि ये जो कंप्रेसर है उसमें एयर कंप्रेस करने के लिए हमें कितना पावर लगने वाला है ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस इन एडिशन टू दैट ये कंप्रेशन होते टाइम जो एयर गर्म होता है वो हीट कूलिंग वाटर को कितना रिजेक्ट होगा कितना कूलिंग वाटर को ट्रांसफर होगा ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में जो हीट जनरेट होने वाला है वो हीट कूलिंग वाटर को कितना ट्रांसफर होगा
वैल्यू क्या रहेगा उसका, एंड सिमिलरली ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस कितना जाएगा तो उसका भी वैल्यू पूछा है। ओके, सो हीट रिजेक्टेड आल्सो उन्होंने पूछा है ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक बार आप कंसिडर करो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है और एक बार आप कंसिडर करो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज इनपुट वी विल सपोज टू ड्रॉ अ पीवी डायग्राम ओवर हियर। ओके, सो निगलेक्ट द क्लियरेंस वॉल्यूम भी बोला, ये भी ध्यान में रखो। सो हम यहाँ पीवी डायग्राम ड्रॉ करने के ट्राई करते हैं। दिस इज योर पीवी डायग्राम। ओके, अब उन्होंने दो प्रोसेस बोला है, एक प्रोसेस है पॉलिंट्रोपिक, एक प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक। तो हम दोनों प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम निकालेंगे। ओके, सो ये जो डॉटेड लाइन है वो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, और ये जो कंटिन्यूस लाइन है 1 to 2 डैश इज आइसेंट्रोपिक आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड 1 to 2 इज द आइसेंट्रोपिक, मतलब 1 to 2 आइसेंट्रोपिक compression cycle and 1 to 2 dash is the isothermal compression. So definitely हमें पता है कि area under this curve 1 to 2 dash is indicating work done or work required during isothermal compression, and इसमें हमने इतना एरिया प्लस कर दिया जो अभी मैं हैच कर रहा हूँ। ओके, इस एरिया में इतना एरिया प्लस कर दिया तो जो वैल्यू आएगा दिस विल बी अ वर्क रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेस एयर बाय आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, सो हमें क्या निकालना है, पावर रिक्वायरमेंट। जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में जो हमारा डिस्प्ले कैपेसिटी था एयर कंप्रेसर का वो मीटर क्यूब पर मिनट में दिया था, दैट इज लीनियर स्पीड से हमने निकाला था वो। इसी तरह इसमें भी जो हमारा V1 दिया है वो पर मिनट में दिया है। सो डायरेक्टली वर्क डन के फॉर्मूला से ही हमें पावर रिक्वायर्ड में आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन पर मिनट पर सेकेंड हमें मिलने वाला है। सो इधर ही हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 17 डिवाइड बाय 60। सो ये हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो भी वैल्यू रहेगा हमारा वो वही रिप्रेजेंट होगा इन टर्म्स ऑफ द सेकेंड। So now we'll start with the formula. The first process we will consider, that is solution कर रहे हैं हम यहाँ से। ओके, तो सॉल्यूशन में पहला प्रोसेस हमें कंसिडर करना है आइसेंट्रोपिक। ओके, सो आइसेंट्रोपिक के लिए फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला लिस्ट ऑफ फॉर्मूला अगर हम देखें, सो फॉर्मूला है गामा अपॉन गामा -1 P1 V1 under the bracket P2 by P1 raised to gamma -1, ओके, डिवाइड बाय गामा -1। ये हमारा फॉर्मूला। अभी गामा का वैल्यू तो पता है हमें, गामा का वैल्यू होता है 1.4। P1 पता है हमें, P1 इज गिवन। ओके, V1 पता है हमें, यस V1 इज गिवन। P2 पता है हमें, यस P2 is also given, so everything is given, so you can just put the value over here 1.4 1.4 minus 1, this will be a 0.4. What is a P1? Only need to be a keep your attention while converting a unit. Okay, so all the unit should be in SI form. So P1 जो है हमारा 1 into 10⁵, and what is our V1? V1 is somewhat 70 divided by 60, that is meter cube per second. After that this bracket उसको हम नीचे लिखते हैं। क्या है हमारा P2? हमारा P2 है 7 बार, that is 7 into 10⁵ पास्कल डिवाइड बाय 1 into 10⁵ पास्कल। ये 10⁵ कट हो जाएगा। Someone can put directly 7 by 1 raised to this thing, but for to reduce the confusion I just put everything. I'm just putting everything over here, 10⁵ भी मैं दे रहा हूँ, but someone can put directly write 7 by 1, because 10⁵ ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, वो हमें पता है। ओके, उसके ऊपर हम लिखना है हमें गामा -1, दैट इज 0.4, ओके, डिवाइड बाय 1.4 -1। ओके, सो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अभी इक्वेशन को जैसे बोला था मैंने कि 1 by 1 हमें सॉल्व करना है, डायरेक्टली सॉल्व मत करो। ओके, सो ऑन दैट बेसिस
जो कुछ भी आएगा हमारा दैट इज 1.4 डिवाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1 × 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 17/60, ये ब्रैकेट हमारा कुछ रहेगा 1.744 माइनस 1। और ये पूरा सॉल्व करने के बाद कुछ आंसर आता है हमारा 73 पॉइंट, नॉट पॉइंट, 750, ये पॉइंट नहीं है, 750 जूल पर सेकेंड, दैट इज 73.75 किलोवाट। ये हमारा आंसर आएगा W फॉर आइसेंट्रोपिक। ओके, ये हो गया पहला आंसर कि आइसेंट्रोपिक में हमें कितना पावर लगने वाला है। अभी पावर ही है ना ये 73.75 किलोवाट। रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, क्योंकि ये ऑलरेडी जो हमारा V1 था वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में दिया है। सो जो भी हमारा वर्क का यूनिट आएगा वो किलोवाट में रहेगा। ओके, एंड इट मीन्स पावर, रेट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, अगर ये V1 हमारा मीटर क्यूब रहता सिर्फ, ओके, फ्री एयर डिलीवर ही रहता, इन दैट सेंस वी कैन से इट इज अ वर्क डन, देन उसका यूनिट रहता जूल, और उसको हमने अगर आरपीएम से मल्टीप्लाई कर दिया होता देन वी विल गेट द पावर, दैट इज आइसेंट्रोपिक पावर जूल पर सेकेंड के टर्म्स में। बट आरपीएम हमें दिया नहीं, हमें डायरेक्टली क्या दिया है, वॉल्यूम ही मीटर क्यूब पर सेकेंड के टर्म में दिया। अगर ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में नहीं होता तो ये सिर्फ 70 मीटर क्यूब रहता और हमें आरपीएम भी दिया होता था, या टाइम दिया होता कि फॉर इतने टाइम के लिए हमारा कंप्रेसर चल रहा है। सो हम क्या करते थे, जो भी WISO आया था उसको डिवाइड बाय टाइम इन सेकेंड में कर देते थे, तो हमको पावर मिल जाता था। बट ये देते टाइम ही हमें V1 इन टाइम के टर्म में दिया है, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड के टर्म में। ओके, सो इन दैट वे वी विल गेट द WISO, दैट इज पावर फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। नाउ उनका सेकेंड क्वेश्चन था कि कितना हीट रिजेक्ट होगा ड्यूरिंग अ कंप्रेशन टू कूलिंग वाटर। अभी ये जो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कर रहे हैं हम सिस्टम के अंदर, 1 to 2 जो प्रोसेस है हमारा, इससे हम कंप्रेशन कर रहे हैं। सो इतना वर्क डन लगा हमें टोटल, यहाँ से लेके इतना हम हैच करते हैं उतना वर्क डन लगा, दैट इज इतना। अब इतना वर्क डन लगा हमें, और हमें क्या पता है कि अगर हम हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं तो क्या होता है, वो Q इज इक्वल टू U प्लस क्या रहता है, और W। ओके, Q इज इक्वल टू U प्लस W। सो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुआ वो हमें निकालना है। बट ये प्रोसेस कौन सा है, आइसेंट्रोपिक, और हमने क्या पढ़ा है ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, डेल्टा Q is 0, no heat exchange take place across the boundary। सो Q क्या होता है हमारा 0, और U होता है प्लस W। सो जितना भी वर्क डन है, उस जितना भी वर्क कर रहे हैं हम इसमें, उसमें से कुछ वर्क सिस्टम का जो फ्लूइड है उसके ऊपर अप्लाई होगा, दैट इज W, और बचा हुआ वर्क वो इंटरनल एनर्जी करके सिस्टम में ही सेव रहेगा, सिस्टम में ही बना रहेगा। सराउंडिंग के साथ, कूलिंग वाटर के साथ हीट हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक। ड्यूरिंग द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस, इट मीन्स एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है हमारा, और हमारा हीट एक्सचेंज अक्रॉस द बाउंड्री 0 रहता है। सो हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग और हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर ड्यूरिंग द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस इज 0। सो हम इधर नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हीट रिजेक्टेड during process is 0 as it is a isentropic compression। okay, this is the thing for the, this is the answer for the second फाइंडिंग्स। ओके, क्योंकि उन्होंने पूछा था पहले आइसेंट्रोपिक पावर निकालो और ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक पावर कितना हीट रिजेक्ट होता है वो निकालो। नाउ विल मूव फॉर द अनदर
प्रोसेस विच इज आस्क्ड इन द सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन अगर हो रहा है तो कितना पावर लगेगा, मतलब हमारा जो कॉम्प्रेशन है 1 to 2 अलोंग दिस पाथ फॉलो हो रहा होगा, तो 1 to 2 ये हमारा आइसोथर्मल कर्व है और 1 to 2 ये हमारा आइसेंट्रोपिक कर्व है। तो हमने जो ये वैल्यू निकाला ये आइसेंट्रोपिक कर्व में कितना पावर लगता है उसके लिए निकाला। अब है 1 to 2 हम निकालेंगे वो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होते टाइम कितना वर्क डन या पावर लगने वाला है वो हम निकालेंगे। ओके, सो 1 to 2 के लिए निकाल रहे हैं। सो 1 to 2 के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला स्टेटमेंट लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में हम देखते हैं फॉर्मूला मिलता है आइसोथर्मल के लिए W इज इक्वल टू P1V1 ln अंडर द ब्रैकेट थर्मल डन के लिए। ओके, एंड जैसे कि सेकंड दिया है तो हमें डायरेक्टली पावर ही मिल जाएगा यहाँ से। सो दिस इज द W आइसो। P1 है हमारा 1 × 10⁵, P1 है हमारा डिवाइड बाय 60। ओके, एंड ln ऑफ P2 है हमारा 7 × 10⁵, और नीचे भी 10⁵ रहेगा तो हम वो कट हो जाएगा। सो डायरेक्टली 7/1 लिखते हैं हम। ओके, तो हमारा आंसर आता है इसमें 1 × 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 17/60। ओके, 17/60 ln लॉग का वैल्यू आएगा कुछ, लॉग का वैल्यू है 1.9459। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 55,080 जूल पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा W आइसो। इसी को अगर हमने किलोवाट में लेना है सो पॉइंट यहाँ आएगा, दिस इज अ किलोवाट। नाउ यू कैन चेक कि W आइसो कम है या W आइसेंट्रोपिक। ये हमारा 55 किलोवाट आया है W आइसो, और W आइसेंट्रोपिक देखते हैं हम कितना आया था। W आइसेंट्रोपिक आया था 73। ओके, इधर फॉर कंपैरिजन पर्पस के लिए लिख रहा हूँ मैं, नो नीड टू कंपेयर एक्चुअली। 73.75 ये है हमारा W आइसेंट्रोपिक। W आइसेंट्रोपिक में 73.75 किलोवाट लग रहा था। अगर हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से कॉम्प्रेशन कर रहे हैं तो 73.75, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस से कॉम्प्रेशन कर रहे हैं तो हमारा जो वर्क डन है वो लग रहा है 55.08। सो वर्क कहाँ ज़्यादा ले रहा है एज ए इनपुट ड्यूरिंग द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में वर्क इनपुट ज़्यादा ले रहा है। सो कौन सा प्रोसेस अच्छा है? आइसोथर्मल। अगर हम पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस से अगर फिर से वर्क डन निकाले वो फॉर्मूला यूज करके पॉलिएंट्रोपिक वर्क डन का, तो वो कुछ इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ उसका वैल्यू। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस कि आइसोथर्मल प्रोसेस से में बहुत कम वर्क इनपुट लगता है, बट इट इज आइडियल प्रोसेस, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हम। उसके बाद पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस में आइसोथर्मल से थोड़ा ज़्यादा वर्क लगता है विच कैन एग्जीक्यूटेबल, एंड आइसेंट्रोपिक में पॉलिएंट्रोपिक से भी ज़्यादा वर्क डन लगता है। ओके, टू कॉम्प्रेस द सेम डिलीवरी प्रेशर तक हमें अगर एयर कॉम्प्रेस करना हो तो। ओके, सो नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने कि हाउ मच हीट रिजेक्टेड इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। ओके, सो ये आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन प्रोसेस है, तो अगर इसमें कितना हीट रिजेक्ट होगा वो इन्होंने पूछा है। सो अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू U प्लस W। ओके, अभी क्या हुआ है कि ये हमारा कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, सो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है हमारा कि टेम्परेचर ये है हमारा कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और सिस्टम में किसी भी प्रकार का टेम्परेचर चेंज नहीं होता फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2। अगर मैं यहाँ पीवी डायग्राम पीछे का फिर से यहाँ निकाल रहा हूँ। ओके, this is pressure versus volume. This is 1 and this is 2. During the process 1 to 2, okay, during process 1 to 2 हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला। ये कौन सा टाइप का कॉम्प्रेशन है? आइसोथर्मल
compression टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सो इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगा। यू होता है इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट mcv, फॉर्मूला है उसका T2 माइनस T1। अगर T2 इज इक्वल टू T1 है, सो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, जीरो। सो ये हो गया जीरो, ओके। Q प्लस W, सो W इज इक्वल टू Q, so amount of heat rejected to the surrounding, that is cooling water during the isothermal process, ये हो गया W is equal to Q is equal to 55.80 किलोवाट। सो इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस रिजेक्ट होने वाला है, ओके, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, दैट इज कंप्रेसर टू कूलिंग वाटर, ओके। सो ये हो गया हमारा आंसर फॉर द सेकेंड बिट, ओके। सो हमें इसके लिए थोड़ा सा जो पहला चैप्टर है उसमें से आइसोथर्मल प्रोसेस एंड जो भी प्रोसेस है उनके थोड़े से कंसेप्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड। हमने यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कंट्रोल मास सिस्टम का जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का रिलेशन है वो हमने यहाँ यूज किया, बिकॉज दिस इज अ कंट्रोल मास ना, ओके। सो दिस इज अ कंट्रोल मास सिस्टम, सो उसके वजह से हमने ये इक्वेशन यहाँ अप्लाई किया। सिमिलरली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के टाइम भी हमने यूज किया था। सो ये हो गया हमारा हीट रिजेक्टेड बाय कंप्रेसर ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन टू द कूलिंग वाटर, ओके। सो 55.80, okay. I hope you have understood this thing, okay. If you feel any difficulty, do ask me in our comment section. Thank you.